नमस्कार। आज हम एक ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? अंडा। अंडा है जी? नहीं, ठीक है। दरअसल ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है? देखते रहिएगा। ये क्या है? ये पृथ्वी है। ठीक है। और अच्छा ये बताइए, पृथ्वी का आकार कैसा है? मन में आएगा ना कि पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है, अंडाकार है? ठीक है, आएगा ना मन में। देखिए ये जो पृथ्वी है इसका आकार कैसा है जानते हैं? इसका आकार जो है जियोड है। ठीक है, कैसा है? जियोड है। दरअसल उस समय वैज्ञानिकों ने देखा क्या कि देखिए पृथ्वी हमारी जो है ना, एक्चुअली में जो ऐसे हम अभी देख रहे हैं हम लोग कि गोल है, ये गोल में अभी है नहीं। ठीक है, कहीं मतलब कि उठी हुई है, कहीं धंसी हुई थी, कहीं चिपटी थी। ठीक है, तो उस समय वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो लाइन ज़्यादा था, मतलब कि जो कुछ ज़्यादा और जो चिपटा था मतलब कि छोटा में था, उससे एक एवरेज लाइन लिया, बीच का एवरेज लाइन। मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे है। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे कि ये मान लिया जाए कि यहाँ गोल हो गया, कहीं मतलब कि चिपटा सा था, तो यहाँ से एवरेज लाइन लिया। ठीक है, जो ज़्यादा था उसको थोड़ा अंदर कर दिया, जो अंदर था वो थोड़ा बाहर कर दिया, बाहर से लिया लाइन, एवरेज लाइन लेने के बाद उसके बाद में इसका जो नाम रखा, क्या रखा? जियोड। ठीक है, देखते रहिएगा, इसका जियोड नाम रखा। ठीक है, और पृथ्वी है, ये देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो बाहरी का जो अध्ययन है, ऊपर का जो अध्ययन होता है, इसका नाम हमने क्या रखा? ज्योग्राफी। ठीक है, ये ज्योग्राफी हो गया। तो इसमें देखिए जियोड से ही बना हुआ है ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी के ऊपर जो अध्ययन हम मतलब पृथ्वी के ऊपर, यानी कि पृथ्वी हो गया ना, ये जो पृथ्वी देख रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर क्या है? पर्वत है, पहाड़ है, कहीं कहीं क्या है? नदी है, झरना है, तालाब है। ये सब का जो अध्ययन हम करते हैं, इसका किसके अंतर्गत करते हैं? ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और उसके अंतर माफ कीजिएगा। और जियोलॉजी क्या होता है? ये देखिए जियोलॉजी क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान बोला। ठीक है, और पृथ्वी का जो अंदर यानी कि भूगर्भ का जियोलॉजी मतलब कि धरती, इसके अंदर क्या है? धरती के अंदर भी तो है कि नहीं? क्या है? मेटल भी है। ठीक है, अंदर है। लेकिन देखिए वोल्केनो जो होता है, यानी कि क्या होता है? वोल्केनो ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। ये सब तो धरातल के जो अंदर हो रहा है, वो हलचल जो हो रहा है, तो उसके अध्ययन को, ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे कि क्या है, मतलब कि क्या है वो अर्थक्वेक, कैसे है, वो सब हम आगे के पढ़ने को मिलेगा उसको। तो पृथ्वी के जो अंदर के जो अध्ययन करते हैं उसका नाम ने जियोलॉजी रखा। ठीक है, यानी कि भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, और ये देखिए ये मेरा जो पृथ्वी हो गया। ठीक है, हमें अभी सबसे पहले अभी यही समझना है। ठीक है, क्योंकि आगे जो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन बताएंगे, जो चैप्टर पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे, जब तक ये बेसिक नहीं समझेंगे ना तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। आज शुरू नहीं कर रहे हैं, चैप्टर शुरू नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस ऐसे ही समझा दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जो देख लीजिए कि आगे जो मिलेगा पढ़ने के लिए, तो उसमें हमें दिक्कत ना हो। अगर ये सब शब्द जो मिलेगा तो उसको समझना पड़ेगा, उस समय आसान होगा। सारा सब कुछ हम मतलब जहाँ से चैप्टर शुरू होगा वहाँ से सब शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए तो ये क्या है? ये पृथ्वी है। मान लिया जाए कि ये देखिए, इसको साफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ये मेरा सन हो गया। ठीक है, सन से लाइट आ रही है, तो एक समय क्या होता है? विषुव बोला जाता है। ठीक है, विषुव। उस समय क्या होता है कि ये जो पृथ्वी है, सबसे पहले अच्छा ये बात में समझा देंगे। पहले देखिए बीचों बीच आपके मन में आएगा कि ये मतलब कि जो लाइन हम खींचे हैं ये क्या है? देख रहे हैं ये बीचों बीच जो लाइन है। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। इसमें क्या होता है अक्षांश रेखा में कि पृथ्वी के दो बराबर भागों में इस जो रेखा को हम बांटते हैं, उस रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं। और अक्षांश रेखा क्या है कि पृथ्वी के मतलब कि देखिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को दो बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी मेरा गोल। ठीक है, इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए ये हमने अपने सुविधा के लिए अक्षांश नाम दिया है और देशांतर दिया है। इसका भी हम
विस्तार से बताएंगे। पहले अभी मतलब कि थोड़ा सा है, इसको समझ लीजिए, इसका हम डीपली करेंगे कि वहाँ बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ से पृथ्वी के बीचों बीच से क्या बोले हुए थे हमने कि अक्षांश रेखा वैसी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को यानी कि पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हमने पृथ्वी क्या किया कि यहाँ से पृथ्वी के 2 बराबर भाग में बांट दिया, ठीक है, यहाँ से 2 बराबर भाग में बांट दिए। तो इसका नाम हमने जो रखा ये भूमध्य रेखा रखा, 0 डिग्री 0। अब देखिए सूरज के किरण 0 डिग्री रखा और सूरज के जो किरण है विषुव के समय पृथ्वी के बीचों बीच पड़ती है, बीचों बीच, यानी कि बीच लाइन समझा है, पहला लाइन समझा है बीचों बीच का। तो यानी कि सूरज के किरण विषुव के समय, याद रखिएगा, तो इस समय क्या होता है कि सूरज के किरण लगातार विषुवत रेखा पर पड़ते रहता है, यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दोनों का एक ही नाम है। इस समय यहाँ पड़ता है, तो यहाँ जो पड़ता है, तो यहाँ देखिए ये मेरा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। पृथ्वी के एक बात याद रखिए, यहाँ सूरज के किरण डायरेक्ट यहाँ पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ का तापमान जो होगा इस समय थोड़ा गर्म होगा। और जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर आते हैं, क्या होता है, क्या होता है, जैसे जैसे हम यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में आते हैं उस समय क्या होता है कि तापमान जो है वो कमता चला जाता है, ठीक है। तापमान मेरा क्या होता है कि यहाँ से मेरा तापमान जो है वो कम जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे, देखिए उत्तर ध्रुव की ओर जाएंगे, यहाँ देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब कि जैसे ही हम अगर सीधा करेंगे, ऐसे करेंगे, ये तो ऐसे आएगा, ये मेरा उत्तर हो गया, ठीक है। तो उत्तर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ऊपर नहीं, मतलब उत्तर की तरफ जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, उत्तर की तरफ हमने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे इस समय क्या होगा कि तापमान मेरा कमता जाएगा, और जैसे जैसे यहाँ से दक्षिण की तरफ आएंगे, दक्षिणी ध्रुव में, यहाँ भी हमको तापमान कम में मिलेगा। तो ये जो विषुव होता है, दोनों गोलार्ध में इस समय क्या होता है, दिन और रात की जो अवधि होती है समान होती है। मतलब सूरज की किरण जो मेरा पड़ रहा है ये भूमध्य रेखा के आसपास पड़ रहा है, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच पड़ रहा है, ये बताएंगे कर्क रेखा मकर रेखा, टेंशन नहीं लीजिए। तो इस समय क्या होता है कि ये दोनों गोलार्ध में जो है सूरज की किरण एक समान, यहाँ जो मतलब नहीं, माफ कीजिएगा, भूमध्य रेखा पर पड़ रहा है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, यहाँ दोनों समय, यहाँ दोनों गोलार्ध में दिन और रात की जो अवधि होता है एक समान होता है, ठीक है। तो देखिए अब एक देख लीजिए, यहाँ से हम विषुवत रेखा के ऊपर किए, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या बताए हुए थे, तापमान नॉर्थ की तरफ जाएंगे तापमान घटता चला जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तापमान यहाँ 0 डिग्री पर है, तो 0 डिग्री से ऊपर एक और यहाँ तक है, एक अक्षांश रेखा है जो 23.5 डिग्री तक है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। ये अक्षांश 90 तक जाता है, तो ये बढ़ते जाता है। तो 23.5 डिग्री के आसपास यहाँ जो है, तो इसका नाम हमने रखा कर्क रेखा, ठीक है। 23 डिग्री के बाद 35 डिग्री, 45 डिग्री और 66.5 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ गए। तो हमने क्या बताया था कि इससे ऊपर जैसे ही जाएंगे तापमान मेरा कम होगा। और यहाँ जब आए थे दक्षिणी ध्रुव में भी हमने सेम बताया था कि दक्षिणी ध्रुव में भी आएंगे तो तापमान कमता जाएगा। तो यहाँ से बीचों बीच बांटे हैं पृथ्वी को, जितना ऊपर गए हैं उतना फिर हमको नीचे भी आना होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटे हुए हैं। तो यहाँ से जो 23.5 डिग्री है इसका नाम हमने रखा मकर रेखा, ठीक है। यहाँ 35 डिग्री है, 45 है और 66.5 डिग्री नीचे की तरफ है, यहाँ मेरा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ मेरा 90 डिग्री हो गया। देखिए तो क्या बताए हुए थे हमने कि यहाँ 23.5 डिग्री से लेकर के साउथ और नॉर्थ दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ सन की लाइट काफ़ी अधिक पड़ती है। तो यहाँ का स्वाभाविक है कि जो तापमान होगा वो थोड़ा उष्ण होगा, यानी कि गर्म टाइप का होगा। तो इसी को ज्योग्राफी के भाषा में बोला गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। यही हम मेनली हम यही अभी समझाना चाह रहे हैं कि आगे ये जो शब्द मिले इस पर कहीं से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच है, यही इसी के बीच है। 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया और 23.5 डिग्री साउथ के बीच है, तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। अब ऊपर क्या बोले हुए थे कि जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे क्या होगा, तापमान में थोड़ा गिरावट हमको देखने को मिलेगा, यानी कि नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये मेरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, यानी कि गर्म हो गया। और इससे ऊपर जैसे ही 23.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ तक जाएंगे, वहाँ का जो तापमान होगा उपोष्ण कटिबंधीय होगा, यानी उष्ण से थोड़ा कम, यानी कि गर्म से थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो यहाँ का जो तापमान होगा इसके मुकाबले यहाँ तापमान कम होगा।
तो ये मेरा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आया। अब यहाँ मेरा कम तापमान मिला है, स्वाभाविक है इससे और उत्तर की तरफ जाएंगे तब तापमान क्या होगा, कम आएगा, तापमान में वहाँ गिरावट होगा। तो उसका नाम हमने रखा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि ठंडा क्षेत्र। ठीक है, तो 35 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो क्षेत्र हो गया वो मेरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए 45 से 66.5 डिग्री के पास जाएंगे, आर्कटिक वृत्त के पास जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ तापमान और गिरने को मिलेगा। तो यहाँ उपध्रुवीय यानी कि उपध्रुवीय सबसे जो ठंडा होता है उसको उस क्षेत्र के क्या बोला जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र बोला जाता है। और ध्रुवीय क्षेत्र बोला जाता है और उससे मतलब कि काफ़ी ठंड है, सबसे ज़्यादा जहाँ ठंड है उस क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र बोला जाता है। और उससे जो कम क्षेत्र होगा, थोड़ा कम ठंडा होगा, उसको उपध्रुवीय क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो क्षेत्र है वो मेरा उपध्रुवीय क्षेत्र है। और 90 डिग्री के बीच जैसे ही 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं, तो वहाँ का मेरा ध्रुवीय क्षेत्र मिल जाता है, एकदम पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, पूरा बर्फ से यहाँ ढका रहता है। सेम कंडीशन पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटे हुए हैं, तो सेम कंडीशन मेरा नीचे भी होगा, यहाँ भी होगा ना। जैसे तापमान वहाँ था, तो देखिए इसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच है। ठीक है, और लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आया है तो हम ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर जा रहे हैं। अब मेरा 23.5 ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें 23.5 यहाँ लाए हैं तो यहाँ लाए हैं, तो 35 यहाँ का हो जाएगा नॉर्थ, तो 35 यहाँ का हो जाएगा साउथ, वो नहीं। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री नॉर्थ के बीच का क्षेत्र है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और सेम जो होगा अदर एंड सेम नीचे भी तो वही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 35 डिग्री साउथ हो जाएगा। तो ये आपका काम है, ये आप लोग का काम रह गया कि यहाँ क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा, ये आप लोग का काम है कि यहाँ लिखना कि यहाँ कैसे जाएगा, ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो दक्षिणी ध्रुव में कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा। ठीक है, और देखिए थोड़ा बस हमें यही पढ़ाना था, मेनली यही पढ़ाना था। आगे भी जो चैप्टर होगा इसमें हम थोड़ा थोड़ा इसको शुरू से बताएंगे। ठीक है, वो क्या है नहीं है, लेकिन ये मेन जो टॉपिक था ये था। लेकिन एक झलक यहाँ भी देख लीजिए, इसमें उपसौर कहा जाता है, एक उपसौर होता है, इसका जो अवधि होता है 3 जनवरी के दिन होता है उपसौर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के काफ़ी करीब आ जाती है, तो उस घटना को जो बोला जाता है उपसौर बोला जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, एकदम इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है, एकदम दे देगा आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में कि बताइए कि उपसौर किस तारीख की होती है। अब याद रहेगा तब तो, ये तो याद करना पड़ेगा, 3 जनवरी, तो ये याद करना पड़ेगा आपको। और अपसौर इसका उल्टा, ठीक उल्टा। अभी उपसौर में हम क्या देखे थे कि पृथ्वी जो है सूर्य के काफ़ी करीब आ गई थी, और अपसौर में क्या होगा, दूर चला जाएगा। तो ये जो घटना होता है 4 जुलाई के दिन होता है। ठीक, और देखिए ये दोनों गोलार्धों में तो बता दिए। शीत अयनात क्या होता है कि नॉर्थ ध्रुव में सबसे छोटा दिन और बड़ी रात होती है, ये 22 दिसंबर के होता है, इसको शीत अयनात बोला जाता है। यानी कि उत्तरी ध्रुव में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देखिए उत्तरी नॉर्थ ध्रुव में सबसे छोटा दिन और बड़ी रात होता है, तो उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा यहाँ दिन हो गया और बड़ी रात हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ सबसे छोटा दिन हो रहा है, ठीक है, और बड़ी रात हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य का प्रकाश कहीं ना कहीं अभी मकर रेखा पर पड़ रहा है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ पड़ रहा है, तब तो यहाँ का दिन का जो समय है एकदम छोटा हो रहा है। यानी कि यहाँ के ठंडा के दिन में क्या देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं उस समय सूर्य क्या रहता है, ठंडा के समय यहाँ सिंपल सी बात सोचिए, ठंड के समय में यहाँ दिन छोटा क्यों होता है, सूर्य जो उस समय होता है ना, उस समय क्या होता है कि दक्षिणी ध्रुव में होता है, सूर्य दक्षिणी ध्रुव में होता है, और हम लोग जो भारत है उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। ठीक है, तो सन तो यहाँ है, स्वाभाविक है कि सन की जो लाइट पड़ रही है वो दक्षिणी ध्रुव मकर रेखा के आसपास काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, और उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा के आसपास इधर जो है थोड़ा कम पड़ रही है। और उत्तरी ध्रुव के सबसे लास्ट में जब आइएगा तो यहाँ तो साफ दिन एकदम छोटा हो रहा है, रात एकदम यहाँ बहुत 6-6 महीना का रात हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि अभी जो सूर्य होता है वो होता है क्या, दक्षिणायन होता है। हम लोग कहते हैं ना कि दक्षिणायन है सूर्य, अभी सूर्य दक्षिणायन है,
और गर्मी के तो उस समय क्या होता है कि हमारे यहाँ जो होता है दिन एकदम छोटा हो जाता है। 5 ठंडा के समय में, अभी भी ठंड के समय है, तो देखते हैं 5 बजते बजते अंधेरा होने लगता है, तभी सूर्य दक्षिणायन। अब धीरे धीरे क्या होता है वो सब हम आगे बताएंगे कि किस तारीख को कहाँ पहुँचता है सूर्य, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि गर्मी के समय में हम लोग क्या कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो गया। हम लोग देखते हैं ना कि सुबह में जब उठते हैं तो देखते हैं कि सूर्य उत्तर की तरफ से निकलते रहता है। 5 बजे एकदम सुबह, मतलब कि सुबह हो जाता है, और शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक देखते हैं कि सूर्य अस्त नहीं हुआ रहता है, तो उस समय सूर्य उत्तरायण होता है। तो सूर्य के किरण जो है इस समय क्या है कि उत्तर की तरफ ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मौसम भी देखते हैं, थोड़ा मतलब कि गर्म मौसम रहता है। और देखिए ग्रीष्म अयनात 21 जून के होता है। ये सब हम आगे फिर समझा देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ यही मेन यहाँ समझना था। उसके बाद देखिए पृथ्वी का औसत परिक्रमण गति कितना है, मन में आता होगा। पृथ्वी तो क्या है, पश्चिम से लेकर के पूरब की तरफ रोटेट हो रही है, ठीक है। तो इसका जो है गति क्या है, 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, 29.78 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1,07,200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी घूर्णन कर रही है, ठीक है। पलायन वेग क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या कहते हैं,